नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक को कला और संस्कृति के संदर्भ में चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं और इस तरह से हम लोगों का ये सबसे लास्ट चैप्टर है जो संबंधित है इंडो इस्लामिक वास्तुकला से। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में, चूंकि यहाँ सीक्वेंस वाइज आपका नहीं दिया है, इसलिए हम लोग क्लास नोट्स की सहायता से यहाँ पे सीक्वेंस वाइज समझने का प्रयास कर रहे हैं और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले दो वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में चर्चा कर चुके थे। मुगल काल में हम लोग अकबर तक के शासन काल के बारे में ही चर्चा किए थे, स्थापत्य कला में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। आज हम लोग अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां कालीन स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले या फर्स्ट पैराग्राफ में तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे अकबर के स्थापत्य या अकबर कालीन स्थापत्य कला में और जहांगीर और शाहजहां कालीन स्थापत्य कला में क्या क्या बेसिक डिफरेंस देखने को मिला या क्या डेवलपमेंट देखने को मिला, क्योंकि सवाल जो है इससे बनाया जा सकता है। सबसे पहला डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा कि जो भवनों का निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया जाता था, जो कि पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि अकबर का कालीन जो भी भवन मिले हैं ज्यादातर वहां पे लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। लेकिन जहांगीर और शाहजहां के काल में आप आइएगा तो लाल बलुए के पत्थर की जगह यहाँ पे अब ज्यादातर जो प्रयोग किया गया वो संगमरमर का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है कि लाल बलुए पत्थर का स्थान जो है वो संगमरमर ले लेता है। चाहे वो ताजमहल भी आप देखिएगा वो तो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, इस तरह के और भी कई स्ट्रक्चर हैं जिसमें लाल बलुए पत्थर के बजाय संगमरमर का प्रयोग किया गया। तो ये एक डिफरेंस आया अकबर काल में और जहांगीर और शाहजहां के काल में। तो इस डिफरेंस का आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा चीज है कि इसमें कुछ शैलीगत परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, मतलब उनके बनाने के जो टेक्निक था, जो शैली था, उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिसमें एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है मेहराब का। मेहराब जो सिंपली यहाँ पे गेट जैसा बनाया जाता था और उसके बाद यहाँ पे कभी कभी जो कि दिल्ली सल्तनत में ही ये बनना प्रारंभ हुआ था, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था 1206 में जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है उसी समय से आर्च या मेहराब जो है वो बनना प्रारंभ होता है। तो समय समय में इसमें कुछ कुछ परिवर्तन हुआ। उसी तरह से जहांगीर और शाहजहां के काल में भी परिवर्तन होता है और न केवल इसको एक स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया बल्कि इसको आकर्षण का एक केंद्र बनाया गया और इसमें यानी मेहराब में घुमावदार फूल पत्ती का उपयोग किया गया। इससे इसका जो आकर्षण है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये ही बहुत ज्यादा सुंदर लगने लग गया। और इस तरह से मेहराब का जो बनाने का जो तरीका था उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है शाहजहां और जहांगीर के काल में। आगे अगर हम देखें तो सबसे मेन डिफरेंस एक और देखने को मिलता है कि पहले वाला जो भी स्ट्रक्चर था अकबर के काल तक में, उसमें जो भी गुंबद बनाए गए उसमें सामान्यतः एक ही गुंबद देखने को मिलते थे। लेकिन अब जो संरचना बनेगा यानी कि जहांगीर और शाहजहां के काल में, उसमें दोहरी गुंबद जो है आम चलन देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादातर जो भवन है उसमें एक से ज्यादा गुंबद आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे अंतिम विशेषता यहाँ था कि अलंकरण के लिए यानी कि सजाने के लिए, भवनों को सजाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए पच्चीकारी का एक प्रयोग किया गया, जो कि पहले से भी किया जाता था। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि रंगीन पत्थरों का यहाँ पे खूब प्रयोग किया गया। मतलब जो भी अलग अलग कलर के यहाँ पे पत्थर थे उसका प्रयोग किया गया पच्चीकारी के लिए। पच्चीकारी अगर आप देखिएगा तो इस तरह का पच्चीकारी यहाँ पे जो किया गया, यानी कि आपका यहाँ पे देखिएगा कि ये जो संगमरमर पत्थर है, इस संगमरमर पत्थर में बहुत सारे रंगीन पत्थरों को यहाँ पे जड़ा गया और इस तरह से इसको बहुत ही आकर्षक रूप देने का प्रयास किया गया है। इस टेक्निक को एक नाम दिया गया है, इसका नाम है पिट्रा ड्यूरा, जिसके बारे में सवाल भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो संगमरमर होता था उसमें जो रंगीन पत्थर होते थे, जैसे कि असम हो गया, लेजुलाइट हो गया, सुलेमानी हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, पुखराज हो गया, कार्नियल, ये काफी महंगे पत्थर होते थे। अलग अलग स्थानों से इस पत्थर को लाया जाता था और इनको जड़ा जाता था संगमरमर के साथ और इस तरह से इसको फूल पत्ती के रूप में यहाँ पे दिखाया जाता था और इसी तकनीक को कहा गया है पिट्रा ड्यूरा। तो इस तरह से ये देखिए, ये एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये संगमरमर है और बीच में अलग अलग फूल पत्ती के रूप में यहाँ पे पत्थरों को यहाँ पे अलग अलग जो महत्वपूर्ण या एक तरह से कहिए रंगीन पत्थर है उसको यहाँ पे जड़ा गया है और इसी टेक्निक को यहाँ पे कहा गया है पिट्रा ड्यूरा। तो ये जो पिट्रा ड्यूरा का टेक्निक यहाँ पे आया वो किसके काल में आया, आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जहांगीर के काल में ये इंट्रोड्यूस किया गया। आगे अब हम देखते हैं कि जहांगीर के काल में कौन कौन से भवन बने थे। तो आपको पता है कि जहांगीर जो है वो अकबर का पुत्र था, तो अकबर का जब यहाँ पे मृत्यु होगा तो उसका एक मकबरा बनाया जाएगा। आपको याद रखना है किसी भी एग्जाम के लिए कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा, जो कि आगरा के पास ही है और आगरा आपको पता है कि आगरा कहाँ है, तो यूपी में है। तो अकबर का मकबरा जो है वो यूपी में आगरा के पास सिकंदरा में मौजूद है। कहा जाता है कि ये जो मकबरा है इसका जो मूल स्वरूप था वो जहांगीर का भी बनाया हुआ है, लेकिन
प्रारंभ जो बनाने का किया गया था वो अकबर के द्वारा ही किया गया था। लेकिन जैसे अकबर का देहांत हो जाता है तो जहांगीर जो है अकबर का जो स्वरूप था या मूल रेखा था उसमें परिवर्तन कर देता है और अपना जो टेक्निक है उसको वहां पे लागू करता है और उस अपने शैली या टेक्निक से ही निर्मित करके ये जो एक तरह से कहें अकबर का मकबरा है उसको बनाता है। तो इस तरह से अकबर का मकबरा आप देखिएगा तो कहा जाता है बीच में यहाँ पे मकबरा है और इसके चारों ओर बागान बना हुआ है। बागानों से इनका खास लगाव था, खासकर जहांगीर में भी देखिएगा कि कश्मीर में शालीमार बाग और निशत बाग इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा यही जो अकबर का मकबरा है इसी का जैसा स्थापत्य कला, इसका प्रभाव आपको आगे आने वाले जो भी भवन है उसमें देखने को मिलेगा। और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है लाहौर के निकट जो सहदरा है उसमें जहांगीर का मकबरा है और उसमें भी थोड़ा बहुत आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब दोनों में काफी समानता देखने को मिलता है, अकबर का मकबरा और आपका जहांगीर का मकबरा। तो इस तरह से बेटा का मकबरा है लाहौर में और जो आप कह सकते हैं अकबर का मकबरा जो है वो यूपी में। तो थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए कि किसका मकबरा कहाँ है, बेसिक आपको नॉलेज के लिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक और मकबरा है जो कि बनाया गया था नूरजहां के देखरेख में। आपको पता है नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी और ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी मुगल शासन में। और इस तरह से नूरजहां का जो पिता था जिसका नाम था मिर्जा गयास बेग, इसका भी मकबरा आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से यहाँ पे नूरजहां के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया था। तो ये चीज़ अगर आप देखिएगा तो इसका जो निर्माण हुआ था यहाँ पे 1622 में और ये जो कंप्लीट होता है लगभग 6 साल 1628 के बाद में। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि मिर्जा गयास बेग का मकबरा जो है वो नूरजहां के द्वारा बनाया गया था और नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप देखिए कि मार्बल का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये जहांगीर के काल में पित्रा ड्यूरा तकनीक का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जहांगीर के काल में न केवल ये भवन का निर्माण करता है बल्कि ये चित्रकला को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता है, बहुत बड़ा प्रेमी था कहा जाता है। और इस तरह से जो भी जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, फूल हो गए, उनका वहां पे इनका एक तरह से कहिए इनके साथ इनका बहुत ज्यादा स्नेह था, लगाव था और इसीलिए काफी भवनों के साथ साथ यहाँ पे आपका बागानों का भी यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा। कश्मीर में आपको शालीमार बाग देखने को मिलेगा जो कि जहांगीर के काल में ही बसाया गया था और निशत बाग जो या निषाद बाग जो है वो भी मुगल बागान है जो कि इन्हीं के काल में बसाया गया था। तो यहाँ पे लिखा गया है द बाग वाज बिल्ड बाय मुगल एम्पायर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूरजहां। 1619 में इसको बनाया गया था नूरजहां के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे आप शालीमार बाग जो है वो देख पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये जो बाग है वो कश्मीर में है। जैसे मुगल गार्डन आप पढ़ते हैं दिल्ली के बारे में जिसका अमृत उद्यान नाम रख दिया गया, उसी तरह से ये उद्यान या एक तरह से ये बाग जो है वो निशत बाग, शालीमार बाग वो मुगलों के द्वारा बनाया गया था और मुगलों में भी जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। तो निशत बाग जो है इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन जो है ज्योग्राफी में आपको काम कर सकता है। डल झील जो है उसी के बगल में निशत बाग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन आता है निशत बाग। तो इस तरह से शालीमार बाग जो है वो भी डल लेक के पास ही है। तो इस तरह से आसपास में ही है दोनों बागान और जो कि मुगल गार्डन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो यहाँ पे निशत बाग के बारे में कहा जाता है, इसको कहा जाता है गार्डन ऑफ जॉय। और इस तरह से यहाँ पे ये गार्डन ऑफ डिलाइट के नाम से या गार्डन ऑफ जॉय मतलब खुशी का बागान के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, जो कि जहांगीर के काल में बनाया गया था। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो जहांगीर जो है इसकी मृत्यु के बाद अगला राजा जो बनता है उसका उत्तराधिकारी वो शाहजहां बनता है। और शाहजहां जो है उसके काल में जितना भवन बना शायद किसी राजा के काल में ना बना हो, इसीलिए कहा जाता है शाहजहां जो है वो महान भवन निर्माता था। लाल किला हो, आपका ताजमहल हो, सारा चीज जो है वो इन्हीं के काल में बना था। तो और सबसे ज्यादा संगमरमर का प्रयोग जो किया गया है वो शाहजहां के, देखिए जहांगीर के काल में प्रारंभ होता है लेकिन ज्यादातर जो प्रयोग देखने को मिलेगा वो शाहजहां के काल में देखने को मिलेगा। और इसीलिए जब ये काफी ज्यादा संख्या में भवन बना है तो इसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं। पहला किले रूपी महल जो है, जैसे कि लाल किला, वो क्या है, एक किला है। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि राजा जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किला बनाते थे और किले के अंदर ही जितने भी राजा से संबंधित लोग होते थे वो रहते थे और उनके लिए भवन वहां पे अंदर में बनाया जाता था। कुछ जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में अकबर के काल में फतेहपुर सिकरी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो इस तरह से मस्जिदें बनाया जाएगा जो कि धार्मिक रूप में आ सकते हैं। आगरे के किले में मोती मस्जिद जो है वो बनाया गया। ये मोती मस्जिद तो एक्चुअली औरंगजेब के काल में बनाया गया था, औरंगजेब ही बनाया था। तो इसको भी हम लोग देखेंगे लाल किला के अंदर ही ये बनाया गया है। फिर है दिल्ली का जामा मस्जिद जो है ये जहांगीर के काल में बनाया जाएगा, जहांगीर द्वारा बनाया जाएगा। फिर है बाग से घिरे मकबरे, यानी कि यहाँ पे
चारों ओर जैसे कि आपको देखने को मिला था अकबर के जो सिकंदरा में मकबरा है उसके चारों ओर बागान है, तो उसी तरह से इसी का आगे अगर आप देखिएगा ताजमहल में तो उसके चारों ओर भी आपको बागान देखने को मिलेगा। और इस तरह से जो है आपको तीन कैटेगरी में शाहजहां के काल के भवन निर्माण को बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं लाल किला के बारे में। तो इसके लाल किला का हाइट जो दिया गया है वो 18 से 33 मीटर ऊंचा दिया गया है और इसका निर्माण जो है 12 मई 1639 से लेकर 6 अप्रैल 1648 जो कि विकिपीडिया में दिया गया है उसके अनुसार दिया गया है। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि लगभग 8 से 9 साल लगा था इस लाल किला को बनाने में। और इस लाल किला को बनाने में जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और यही ताजमहल को बनाने में भी ताजमहल का भी एक तरह से कहिए आर्किटेक्ट जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी है। तो इस तरह से ये नाम पूछता है, इसको आपको याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वर्ल्ड यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी आता है। इसी में एक लाहौरी गेट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे झंडा फहराए थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये किला है और किले के अंदर काफी लोग यहाँ पे रहते थे और उन लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे भवन का निर्माण किया गया था। और उन्हीं में से कुछ स्ट्रक्चर जो है अभी भी मौजूद है, ज्यादातर स्ट्रक्चर अभी भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण का नाम यहाँ पे दिया गया है। दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है, जैसे कि आप यही चीज आप देखने को मिलेगा फतेहपुर सिकरी में। तो वहां पे एक अलग किला था, तो अलग राजधानी जैसा वहां पे बसाया गया था, तो किले के अंदर जो भवन वहां पे मिलेगा उसी तरह के भवन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। दीवाने आम, दीवाने खास में जो राजा होते थे वो बैठते थे, दीवाने आम में आम जनता के लिए वहां पे राजा जो है वो बैठते थे। इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा उसी से मिलता जुलता आपको लाल किला में देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि मेजर कौन कौन सा स्ट्रक्चर लाल किला के अंदर देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग इमेज में देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे पूछता नहीं है। तो सबसे पहले लाहौरी गेट है जिसमें आपका सबसे मुख्य गेट है आपको, फिर है दिल्ली गेट है, फिर है छत्ता चौक है, फिर है नौबत खाना है, दीवाने आम है, फिर नौर ए बिसित करके दिया गया है, मुमताज महल है, रंग महल है, खास महल है, दीवाने खास है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके अलावा भी एक दो और स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमाम है, बलोई है, फिर मोती मस्जिद है, हीरा महल है, हयात बक्स बाग है और प्रिंस क्वार्टर है। तो इस तरह से आपको जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है उसी को जानना है, सबको यहाँ पे आपको हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये सब सारा चीज जो है वो आपको दिल्ली मतलब लाल किला के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं हम लोग लाहौरी गेट के बारे में। ये जो है लाल किला का सबसे मेन गेट यहाँ पे आपको कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आप पहले भी इमेज में देखे होंगे, ये लाहौरी गेट है। सबसे मेन जो लाल किला का गेट है वो लाहौरी गेट है। उसके बाद दिल्ली गेट जो है वो साउदर्न पब्लिक एंट्रेंस के लिए बनाया गया है और इस तरह से ये जो है लाहौरी गेट के जैसा ही अपीयरेंस देता है, लेकिन लाहौरी गेट जैसा ये आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से दिल्ली गेट है, लाहौरी गेट है, तो आपको याद रखना है कि लाहौरी गेट जो है वो मेन एंट्रेंस है। और इस तरह से यहाँ छत्ता चौक है जिसको हम लोग यहाँ पे बाजार लगता है, जिसको यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है वो मीना बाजार के नाम से फेमस है, जिसमें सिल्क और ज्वेलरी वगैरह जो है वो यहाँ पे बेचे जाते थे मुगल पीरियड में। तो इस तरह से यहाँ पे आपका छत्ता चौक है और इसी को मीना बाजार के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग देखते हैं एक स्ट्रक्चर जो है वो नौबत खाना है। नौबत खाना जो होता है उसको वेटिंग हॉल के मतलब जो लोग इंतजार करते थे राजा से मिलने के लिए या राज परिवार से मिलने के लिए, उनके लिए एक वेटिंग हॉल था जिसको नौबत खाना के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो इस नौबत खाना के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ है, लाल किला के अंदर ही है। वर्तमान रूप में अगर आप देखा जाए तो इसको इंडियन वार मेमोरियल म्यूजियम के तौर पर इसको बना दिया गया है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था उसके बाद यहाँ पे जो भी भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़े थे उनके लिए ये समर्पित किया गया था म्यूजियम, द इंडियन वार मेमोरियल म्यूजियम, जो कि 1919 में बनाया गया था। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ लाल किला में एक नौबत खाना नाम का जगह है जहाँ पे इंडियन वार मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया था 1919 में। इतना बेसिक सा आइडिया रहेगा तो आपको सवाल जो है वो वहाँ पे बन जाएगा। फिर है दीवाने आम, बलुए पत्थर से यहाँ पे बनाया गया था। देखिए सभी स्ट्रक्चर जो है संगमरमर से नहीं बनाए गए थे, कुछ बलुए पत्थर से भी देखने को मिलेंगे हाँ, लेकिन ज्यादातर स्ट्रक्चर जो है वो आपको संगमरमर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बलुआ पत्थर का यहाँ पे स्तंभ था और उसके बाद संगमरमर के चूर्ण का मजबूत यहाँ पे प्लास्टर किया गया था। दीवाने आम की पूर्वी दीवार के साथ सम्राट का सिंहासन वाला चबूतरा रखा था, क्योंकि आम लोग जो है वहां पे आते थे तो चबूतरा पे ही जो है वो राजा जो है वो यहाँ पे बैठता था, ताकि बहुत दूर से भी राजा जो है वो पीछे वाले जो खड़ा लोग हैं उसको राजा जो है वो दिखाई पड़ जाए। तो इस तरह का अगर आप अकबर पिक्चर देखे होंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि कैसे राजा जो है यहाँ पे बैठता था और लोग जो है यहाँ नीचे रहते थे, और जो है ताकि राजा
जो है दूर से भी दिखाई पड़ जाए। तो इस तरह से यहाँ पे सिंहासन बनाया जाता था दीवाने आम में। फिर है मुमताज महल, यहाँ पे आपको दिया गया है जिसमें व्हाइट मार्बल का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप मुमताज महल देख पा रहे हैं, ये भी आपको कहाँ है, लाल किला में है। तो इस तरह से एक है रंग महल, जहां हरम की जो उनकी पत्नियां होती थी मुगल बादशाहों की, वो यहाँ पे रहते थे, जो कि रंग महल होता था। आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है रंग महल है, रेड फोर्ट के अंदर है। उसके बाद है खास महल, नाम से ही ये खास है। तो ये जो होता था मुगल इंपरर के जो प्राइवेट रेसिडेंस होते थे, राजा महाराजा लोग जो रहते थे, उसके लिए खास महल बनाया जाता था। तो ये जो आपको दिख रहा है वो खास महल है। फिर है दीवाने खास है, दीवाने खास भी है, जो हॉल जो होता है प्राइवेट ऑडियंस के लिए यहाँ पे रखा जाता था। तो दीवाने खास यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे वो दीवाने खास है। तो इसको शाह महल के नाम से भी यहाँ पे जानते थे। यहाँ पे रॉयल फैमिली जो होते थे वो आपस में यहाँ पे मिलते वगैरह थे। तो इस तरह से ये दिया गया। मोती मस्जिद जो है वो लाल किला के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ये जहांगीर या शाहजहां के काल में नहीं बनेगा, ये बनता है आपका औरंगजेब के काल में। तो औरंगजेब जो है वो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि लाल किला में है। तो एक एक स्ट्रक्चर देखने के बाद आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे लाल किला के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मौजूद है, जिसको एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखिए। तो जो भी महत्वपूर्ण था उसको हम लोग देख लिए। एक जो है लाल किला के बाहर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका दिल्ली का जामी मस्जिद है। तो दिल्ली के जामी मस्जिद के बारे में थोड़ा सा आपको खाली आइडिया रहना चाहिए कि ये जो है दिल्ली में है और सबसे बड़ा मस्जिद में से एक है। दूसरी तरह अगर देखिएगा तो पूरा इमारत जो है वो लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है। चूंकि इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है किस चीज से यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। लाल बलुए पत्थर से बना है, उसमें प्लास्टर के स्थान पर चौखट के ढांचे को अलंकृत करने के लिए संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो दो चीजों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। लाल बलुए पत्थर ज्यादातर प्रयोग किया गया है और उसका सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये जो जामा मस्जिद है या जामी मस्जिद है, उसको 1650 से लेके 1656 के बीच यहाँ पे बनवाया गया था। शाहजहां के काल में ही ये बना था और इसको इनोग्रेट करवाया गया था सैयद अहमद गफूर शाह बुखारी के द्वारा। इसको आपका इनोग्रेशन इसका करवाया गया था। ये भी वर्ल्ड के यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में ही इसको सम्मिलित कर लिया गया। सबसे मेन स्ट्रक्चर जो है वो ताजमहल है। तो ताजमहल के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये आगरा में, ये तो हर एक कोई को पता होगा, 17 हेक्टेयर में है, हाइट इसका 73 मीटर ऊंचा है। इसको बनाया गया था 1632 से लेकर 1653 के समय, यानी कि मोटा मोटी मान के चल सकते हैं 11 साल का ये टाइम लगा था। और ये बनाया गया था मुमताज महल के लिए, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और इसके भी लाल किला का ही जो आर्किटेक्ट थे वही आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इस तरह से इसका तो विशेषता है, जो कि विशेषता आपको पूछा जाएगा तो इसको लिखने के लिए आप जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा। वैसा यहाँ पे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इन्फॉर्मेशन था वो आपको बता दिया गया। तो झिर्रीदार कोष्टिका का यहाँ पर प्रयोग किया गया, उल्टा कलश जो है और एक धातु निर्मित कलश को यहाँ अवस्थित किया गया था। 4 वृत्ताकार यहाँ पे मीनार जो है स्तंभ युक्त यहाँ बुर्जियां हैं, अर्धवृत्त गुंबदाकार हैं। यहाँ पे नक्काशियों और पच्चीकारियों की बाहरी ओर से अलंकरण किया गया है। और यहाँ अंदर में पिट्रा ड्यूरा जो है वहाँ पे जो आपको बताया गया था कि कैसे संगमरमर का पत्थर होता है और उसमें कीमती पत्थर को जड़ा जाता है और इस तरह से उसका जो आकर्षण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। तो संगमरमर जो है वो जोधपुर के निकट मकराना से लाया गया था। तो ये तो नहीं पूछेगा, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक जगह है लाल किला। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। इसके 2 नहर जो है 4 हिस्सों में इसको बांटती है। मूलतः सोने की नक्काशी की गई थी इसके मुख्य कक्ष में। तो हो सकता है अभी वो सोना नहीं रहा होगा, इसीलिए कहा गया है मूलतः जो बनाया गया था उसका मुख्य कक्ष उसमें सोना था। परंतु बाद में औरंगजेब ने इसे हटाकर संगमरमर के जाली लगवा दिया। तो औरंगजेब को धन का आवश्यकता होगा, इसलिए सोना हटा दिया गया और संगमरमर का जाली लगा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मुमताज महल और शाहजहां दोनों का यहाँ मकबरा आपको दिख रहा है लाल किला के अंदर। तो अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं। औरंगजेब के काल में एक दो जो भी भवन बना है, तो इसको कोई रुचि नहीं था भवन निर्माण में, लेकिन फिर भी ये औरंगाबाद जो कि अभी महाराष्ट्र में पड़ता है, वो औरंगाबाद में रबिया दुरानी का मकबरा ये बनाता है अपना बेगम के लिए, उसकी पत्नी जो थी उसके लिए ये बनाता है। टॉम ऑफ द लेडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है वो उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में एक तरह से कह सकते हैं महाराष्ट्र का इलाका में है, इसीलिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। आपको पता होगा कि औरंगजेब जो है एक तरह से कह सकते हैं 1685 के बाद वो दक्षिण के अभियान में जाता है और दक्षिण में ही वो रुक जाता है, और इसीलिए वो जो है अपनी पत्नी के लिए या अपनी बेगम के लिए बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में ही बनाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से ये दक्षिण में
बनाया गया महत्वपूर्ण राजा के द्वारा ये भवन है, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। लाहौर का बादशाही मस्जिद जो है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। दूसरा चीज़ है लाल किला के अंदर मोती मस्जिद, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी औरंगजेब के काल का ही बनाया हुआ। औरंगजेब के काल के बाद में एक राजा है जिसका नाम है सफदर जंग, उसके काल में अगर हम देखेंगे तो ये जो है सफदर जंग का टॉम यहाँ पे बनाया गया, यानी कि मकबरा, जो कि सैंड स्टोन और मार्बल से यहाँ पे बनाया गया था। ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। तो ये जो बनाया गया था आपका 1754 में बनाया गया था मुगल एम्पायर स्टाइल में, ये नवाब सफदर जंग के लिए बनाया गया था। तो इस तरह से सफदर जंग का ये किला है, ये मकबरा है, जो कि दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो सीरीज था आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एनसीईआरटी वाला सीरीज जो है वो समाप्त हो चुका है। इसके अलावा भी आपको कला और संस्कृति के संदर्भ में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, जैसे नृत्य हो गया, चित्रकला हो गया। चित्रकला थोड़ा बहुत हम लोग देखे हैं, लेकिन और भी आपको अच्छे से देखना है, तो उन सबों को मौका मिलेगा तो फिर से हम लोग कहीं पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।